तो चलो बच्चों, क्या कंटिन्यू करना है अपने को आज? कैपिलैरिटी। ठीक है, तो कैपिलैरिटी क्या है? सपोज अगर आप एक लिक्विड लें, क्या लें? लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड है और ये ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, और अगर आप इस लिक्विड के अंदर एक नैरो ट्यूब इंसर्ट कर दें, कैसा ट्यूब? नैरो ट्यूब इंसर्ट कर दें, तो आपको क्या दिखेगा कि इस नैरो ट्यूब में जो लिक्विड का नॉर्मल लेवल था, उस लेवल से ऊपर पानी या तो राइज हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा? फॉल। ये डिपेंड करता है लिक्विड कौन सा है और ये जो नैरो ट्यूब डाला वो किस मटेरियल का है। ठीक है, मेनिस्कस के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन द नैरो ट्यूब, जब उसको हम लोग क्या में इमर्स करते हैं? फ्लूइड में इमर्स करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिलैरिटी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? द phenomenon of rise and fall of liquid in a narrow tube is called capillarity. ठीक, इज फॉल कैपिलैरिटी। मैं दो एग्जांपल ले सकता हूं। सपोज मेरे पास दो कंटेनर है, ये एक और ये दूसरा कंटेनर। पहले कंटेनर में अगर मैं क्या ले लूं? वाटर, और दूसरे कंटेनर में मैं क्या ले लूं? मर्क्यूरी। ठीक, और अगर मैं क्या करूं, दोनों ही कंटेनर में एक पतला सा ग्लास ट्यूब इंसर्ट कर दूं, तो जहां वाटर और ग्लास ट्यूब इंसर्ट हुआ है ना, वहां आप देखेंगे जो लेवल है लिक्विड का वो क्या हो जाएगा? वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। वाटर का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी इसके अंदर नॉर्मल लेवल जो है उससे पानी क्या चले जाएगा? ऊपर। हरी बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी राइस। ये किस में होता है? वाटर में। तो ये हो गया कैपिलरी राइस। अब दूसरा चीज, अगर मैं पतला सा ट्यूब यहां डालूं मर्क्यूरी और इसमें, तो आप यहां पर देखेंगे जो नॉर्मल लेवल है उस लेवल से भी पानी कहां चले जाएगा? ये जो मर्क्यूरी है वो कहां चले जाएगा? नीचे। यानी ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी का लेवल और आजू बाजू का लिक्विड का लेवल सेम नहीं रहेगा और अंदर चले जाएगा। क्या चलेगा? और अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी फॉल। अब ये क्यों होता है? ये डिपेंड करता है बस तो मेनिस्कस के शेप पे, और मेनिस्कस का शेप हम लोग पढ़े हैं, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्सेस पे। तो अपन लोग एक नया टर्म पढ़ते हैं जिससे हम लोग डिफाइन करेंगे कि कब कोहेसिव फोर्स बड़ी होगी, कब एडहेसिव फोर्स बड़ी होगी, उस हिसाब से। तो क्या लिखे? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए सपोज ये बच्चों एक नैरो ट्यूब है। क्या है? नैरो ट्यूब। अब इसमें जो लिक्विड है, सपोज ऐसा लिक्विड है जो एडहेसिव फोर्सेस जिसमें ज्यादा लग रही है, मतलब ग्लास जो है और जो लिक्विड डला हुआ है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो ज्यादा है, और जो फोर्सेस हैं किसके बीच में? लिक्विड और लिक्विड के बीच में, कोहेसिव फोर्सेस सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या है? कम है। तो ऐसे में क्या होगा? आप जानते हैं मेनिस्कस कैसा बनता था? कॉनकेव मेनिस्कस बनता था। क्या बनता था? कॉनकेव मेनिस्कस। तो अगर आप क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन बना दे सरफेस के अलाउंग, जो ग्लास सरफेस है जिससे सर कांटेक्ट हुआ है, कांटेक्ट सरफेस आपके स्ट्रेट लाइन बना ले जो कि पॉइंट करेगा टुवर्ड्स लिक्विड, लिक्विड के तरफ, अलोंग द सरफेस। किधर? लिक्विड के तरफ। और दूसरा क्या करे, एक टेंजेंट बना दे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लिक्विड का, मेनिस्कस का यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पर क्या बना दे? टेंजेंट बना दे। तो जो एंगल ये बनेगा ना थीटा, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल बिटवीन सरफेस, एंगल बिटवीन सरफेस एंड टेंजेंट drawn at the point of contact on meniscus of liquid.
क्लियर है बात, समझ में आई? पॉइंट एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? सरफेस, और सरफेस किधर, ये तो ऊपर भी ले सकते थे ना भाई, ये एंगल भी सोच सकते थे लोग, ये भी तो है सरफेस और ये भी है टेंजेंट, तो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, ये वाला नहीं, इनटू द लिक्विड, जो लाइन क्या है अलोंग द सरफेस इनटू द लिक्विड, वो लाइन और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इस केस में जब मेनिस्कस आपका कॉन्केव बना है बच्चों, आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे दिख रहा है? एक्यूट, 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, ठीक। तो 90 भी होता है, 90 से छोटा भी होता है, 90 से बड़ा भी होता है, 90 भी होता है, 90 से छोटा भी होता है, 90 से बड़ा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके 3 टाइप के एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ये पहला, ये दूसरा, ये सब नैरो ट्यूब है ना, मैं आप लोग को समझ में आए बोल के बड़ा बड़ा बना रहा हूं, सब ट्यूब नैरो है, ठीक है। तो अपन 3 टाइप के मेनिस्कस देखे थे, ठीक। एक मेनिस्कस देखे थे बच्चों कॉनकेव, जो अभी देखे, एक मेनिस्कस देखे थे अपना प्लेन, और एक मेनिस्कस कैसे देखे थे? कॉन्वेक्स, ठीक है। 3 तरीके के मेनिस्कस देखे थे। अब अगर यहां पर क्या करूं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाऊं, तो क्या होगा? एक ये लाइन बनेगी इनटू द सरफेस, और एक इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा? टेंजेंट। तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहां थीटा क्या आया? लेस देन 90, एक्यूट एंगल। ऐसा मेनिस्कस कब बनता है? जब बच्चों एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होती है किससे? कोहेसिव फोर्सेस, तब ऐसा बनेगा। क्लियर? दूसरा केस क्या होगा? देखो, ये बनाएंगे सरफेस ऐसा, और ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बन गया? 90 डिग्री। तो ये क्या रहेंगे? थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये जब प्योर ग्लास और वाटर लेते हैं तो उस केस में होता था। क्लियर? तो ये जो बनेगा, यानी ऐसा जब सरफेस रहेगा, नहीं ये प्योर ग्लास वाटर के लिए नहीं, प्योर ग्लास वाटर में तो पूरा चढ़ता है, जीरो बनता है कांटेक्ट एंगल। अब ये कांटेक्ट एंगल क्या बन रहा है? 90। ऐसा कब होता है? जब मैं आपको बताया था, जब एडहेसिव फोर्स इधर लग रही है और जो कोहेसिव फोर्स लगती थी, दोनों का जो वेक्टर सम करते थे वो किसके अलॉन्ग आ जाए? सरफेस के अलॉन्ग आ जाए। तब ऐसे केस में क्या होता था? थीटा बराबर 90 डिग्री। क्लियर बात? दूसरा केस क्या होगा? कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स में क्या होगा? इनटू द सरफेस ये बनाए और यहां पर एक लाइन बनाए, ये टेंजेंट बना, तो ये एंगल आएगा थीटा। तो यहां पर थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये जनरली कब बनता है? जब एडहेसिव फोर्सेस कम होती हैं कोहेसिव फोर्सेस से। तो एग्जाम्पल के लिए यहां क्या लिख सकते हैं? मर्क्यूरी ग्लास, ठीक है। और यहां पर एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं? वाटर और ग्लास। क्लियर है बात? पक्का समझ आई बच्चों? तो ये 3 टाइप के एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेंगे, एक्यूट, 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज। अब दूसरा चीज हम लोग ये जानते हैं, जो सा पार्ट कर्व्ड रहता है तो कॉन्केव पार्ट पे प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा, और कॉन्वेक्स पार्ट पे प्रेशर क्या रहता है? कम। ये बात हम लोग जानते कि नहीं जानते? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे कि मेनिस्कस सपोज ऐसा बना है, तो इस पॉइंट का प्रेशर तो P0 होगा, अपने को पता है, एटमॉस्फेयर है, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? P0। तो आप इससे नीचे पॉइंट का देखोगे तो वहां पर क्या होगा? P0 माइनस जो भी सरफेस टेंशन लग रहा है, भाई इतने पार्ट का जो भी सरफेस टेंशन लग रहा है उतना यानी T/R कुछ होगा। क्लियर बात? कुछ प्रेशर क्या होगा यहां पर पॉइंट पे? कम होगा, मेनिस्कस का जो भी रेडियस बन रहा है उससे कम। क्लियर बात? प्रेशर यहां पर कम रहता है, ऊपर में क्या रहता है? ज्यादा। क्लियर है? बढ़े आगे। अब देखिए, सपोज अगला, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, और क्या देखते हैं? एक्सेंट फॉर्मूला। ठीक, तो इसको डिराइव करने के 2 तरीके हैं। हम लोग पहला तरीका देखेंगे, फिर दूसरा तरीका देखेंगे। ठीक है, तो सपोज मैं कैपिलरी ट्यूब एकदम चौड़ा बना रहा हूं बच्चों, लेकिन इतना चौड़ा रहता नहीं, ट्यूब हमेशा कैसा रहता है? नैरो, याद रखना। लेकिन फॉर डायग्राम, ताकि आपको समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा चौड़ा बना रहे हैं, है ना। तो ये आपका कैपिलरी ट्यूब है मान के चलो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा हूं मैं, लेकिन अपने को क्या करना है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन बनी। अब इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों? लिक्विड। ठीक, सपोज ये आपका बर्तन है, ठीक, और इस बर्तन में ना वाटर भरा हुआ था, सपोज यहां तक वाटर या जो भी लिक्विड भरा था इस लेवल तक भरा हुआ था। क्लियर है? इस लेवल तक भरा हुआ था। अब यहां पे मेनिस्कस ऐसा बना, क्यों बना ऐसा मेनिस्कस? क्योंकि ये एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी कोहेसिव फोर्सेस, तो मेनिस्कस कैसा बन गया? कॉनकेव का। तो बच्चों यहां पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक, जस्ट यहां पर एटमॉस्फेरिक, जस्ट यहां पर
एटमॉस्फेरिक। ठीक, तो यहां भी क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक, लेकिन एटमॉस्फेरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेनिस्कस ऐसा बना है बच्चों, तो देखो ये सरफेस के जस्ट ऊपर, जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर बोल सकते हो जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे, या सरफेस पे प्रेशर क्या है? P0 है। लेकिन यहां पर क्योंकि मेनिस्कस ऐसा बन गया है, तो यहां पर प्रेशर क्या हो गया? एटमॉस्फेयर से कम। एटमॉस्फेयर से क्या हो गया? कम। और ऊपर क्या है? प्रेशर ज्यादा। तो लिक्विड क्या होगा बच्चों? लिक्विड राइज हो जाएगा। कितना हाइट तक राइज हो जाएगा? H हाइट तक राइज हो जाएगा। हरी बात समझे? H हाइट तक क्या होगा? राइज। क्योंकि जब तक प्रेशर क्या नहीं हो जाता? सेम। ठीक, तो यहां पर प्रेशर अभी यहां पॉइंट पे देखेंगे तो P0 से कुछ कम है, समथिंग ऐसा बोल सकते हैं, P डैश कुछ कम था ना यहां पर। अब देखो लेकिन H हाइट नीचे जाएंगे। कितना हाइट नीचे जाएंगे? H हाइट नीचे जाएंगे। तो कितना हाइट नीचे जाएंगे? जितना P डैश चेंज था, प्रेशर में जितना डिफरेंस था, जितना प्रेशर में डिफरेंस था, उतना ही हाइट तक का ये प्रेशर बढ़ेगा ना, रो GH। क्योंकि उतना रो GH नीचे जाएंगे तो वापस इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा? P0। तब देखो सेम लेवल पे लिक्विड के प्रेशर क्या रहेगा? सेम। ऊपर से तो नहीं गया पॉइंट। क्यों राइज हो रहा है समझ में आया? क्योंकि जस्ट नीचे वाला पॉइंट का प्रेशर क्या है? कम, तो वो राइज कर गया। अब देखो ये कम वाले पॉइंट से नीचे आए, तो जब तक ये P डैश रो GH उतना हाइट राइज होगा, रो GH बराबर नहीं हो जाता, तब देखो प्लस रो GH करेंगे, तो ये P डैश प्लस रो GH कट जाएगा, और फिर यहां का प्रेशर कितना होगा? P0। तब देखो सेम लाइन पे सेम हाइट पे प्रेशर क्या होगा? सेम। बात समझ में आई? और इसका उल्टा कब होगा? जब मेनिस्कस कैसा बन जाए? ऐसा। अब तो उल्टा हो गया, अब यहां पे प्रेशर ज्यादा हो गया, यहां पे प्रेशर कम हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये लिक्विड का सपोज नॉर्मल लेवल है ना, मेनिस्कस ऐसा बना, सपोज ये नॉर्मल लेवल था, है ना, मेनिस्कस ऐसा बन गया, तो ये मेनिस्कस कहां चले जाएगा? नीचे चले जाएगा, जब तक कि यहां तक का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, रो GH के बराबर ये P0 नहीं हो जाता। आ रही बात समझ में? इसलिए जहां पर मेनिस्कस कॉनकेव बनता है वहां पर फॉल होता है कैपिलरी, और जहां पर मेनिस्कस क्या बनता है? कॉनकेव बनता है, वहां प्रेशर क्या हो जाता है? राइज। क्लियर है? पक्का? अब इसका हाइट कितना राइज होगा या कितना फॉल होगा ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना राइज होगा या कितना फॉल होगा कैलकुलेट करते हैं। करें? इसी को मिटा देता हूं, यहीं पे बनाते ठीक, देखो अब सपोज ये मेनिस्कस बना है बच्चों, ऐसा। कैसा? मेनिस्कस। इसका रेडियस क्या मान लिए? R, जो कि किसके रेडियस के बराबर है? एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान के चले। एक्चुअल में ऐसा होता, लेकिन हम मान के चले। ठीक है, देखो फिर ये ऐसा है, नीचे पानी था, पानी इस लेवल तक का था। ठीक है, तो अपन क्या लग सकते हैं, कितना लेवल राइज हुआ? H हाइट। कितना राइज हुआ बच्चों? H हाइट। क्लियर है? कितना राइज हुआ? H हाइट। तो बच्चों एक चीज गौर करो, इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या ले रहे हैं, ये इतना पानी राइज हुआ है, येलो कलर से मैं जिसको डॉट कर रहा हूं, देखो इतना इतना पानी का वेट राइज हुआ है। तो इतना वेट को कौन संभाल रहा होगा? जो खींचा है। खींचा कौन है? सरफेस टेंशन। कौन खींचा है बच्चों? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ही तो खींचा है। सपोज मान के चलो, अभी अभी हम लोग ताजा ताजा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका? कॉन्टेक्ट एंगल का। ये हुआ लाइन इनटुवर्ड्स और ये हुआ एंगल, तो ये क्या होगा? एंगल थीटा। तो बच्चों सरफेस टेंशन ऐसा लग रहा होगा ना, ऐसा अलोंग द सरफेस लगता है। तो सरकमफेरेंस कैसा जुड़ा हुआ है? देखो ऊपर का मेनिस्कस ऐसा फ्लैट थोड़ी है, अगर एकदम फ्लैट रहता तो कैसे खींचता? हॉरिजॉन्टली। लेकिन कैसा है? कॉनकेव। कॉनकेव है तो क्या कर रहा है? ऐसा ऊपर खींच रहा है। आ रही बात समझ में? कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। ये टी लग रहा है। क्लियर? तो अगर आप यानी सरफेस को ऐसा देखोगे, जो ऊपर का मेनिस्कस बना है ऐसे टाइप का, तो उसमें हर पॉइंट पे फोर्स कैसा लग रहा होगा? ऐसा ऐसा लग रहा होगा। समझ में आ रही बात? कैसा लग रहा होगा? ऐसा सरफेस टेंशन लग रहा होगा। तो अब इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं बच्चों। ये एंगल थीटा है तो एंगल क्या होगा? थीटा। ये सरफेस टेंशन टी है। सरफेस टेंशन टी है, लेकिन सरफेस टेंशन के कारण फोर्स क्या होगा? टी इंटू जितना ये लेंथ कांटेक्ट में रहेगा। ये कुछ लेंथ कांटेक्ट में रहेगा ना बच्चों, पूरा चारों तरफ सर्कल बना के। कितने रेडियस का?
आर रेडियस का। तो मैं क्या लिख लेता हूं, टी इंटू 2πr, ये इधर लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। अपवर्ड कंपोनेंट क्या आएगा, t इंटू 2πr cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, t इंटू 2πr sin थीटा। ये समझ में? वैसे इधर भी आएगा, इधर भी एक साइन कंपोनेंट और एक कॉस कंपोनेंट। साइन वाले कंपोनेंट क्या होंगे, कैंसिल, और इसके मास को कौन संभालेगा, तो मैं लिख सकता हूं 2πr cos थीटा, 2πr cos थीटा इंटू t बराबर mg। भाई उस पूरे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट उठ गया उसका वेट कितना होगा, mg। अब ये क्या बना है, ये एक सिलेंडर है, ठीक, जिसमें से एक सेमी सर्कल को माइनस करना है। ये क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें से सेमी सर्कल को मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो क्या लिखता हूं, 2πr cos थीटा इंटू टी बराबर mg लिखूंगा, बराबर क्या लिखूंगा, mg। अब mg कैसे लिखेंगे, देखो mg कहां गया, mg मास क्या है इसका, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम लिखते हैं पहले, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है, बीच जितना कैपिलरी राइज हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस ये इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में? इंटू क्या कर देते हैं बच्चों, डेंसिटी। तो सपोज लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो, तो रो को मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में क्या मल्टीप्लाई होगा, जी। क्लियर है? रो जी को इधर भेज देते हैं, रो जी को कहां भेज देते हैं, इधर। तो क्या आएगा देखो, 2πr cos थीटा टी बाय रो जी बराबर पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या करते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और पाई को, तो पाई 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 कट जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आया तो एक आर से एक आर कट जाएगा। ठीक, तो इधर क्या बचेगा बच्चों, पाई पाई, अच्छा पाई तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा एच। क्या बचा, एच, आर कॉमन ले लिए ना, एच माइनस 2/3 आर, और इधर क्या बचा, आर। ठीक, ये आर को कहां भेज देते हैं, इस तरफ। तो क्या होगा, 2t cos थीटा बाय रो जी आर, 2t cos थीटा बाय रो जी आर बराबर h माइनस 2r बाय 3। इसको फाइनली ऊपर कैसे लिख देता हूं, ऊपर में लिख दे रहा हूं, क्या होगा, h बराबर 2t cos थीटा बाय रो जी आर माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2r बाय 3। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये क्या है, कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, और जितना नैरो ट्यूब होगा कैपिलरी राइज उतना ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा ये वाला एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है 2r/3। ये क्यों आ रहा है, जब हम लोग वॉल्यूम का कंसिडरेशन क्या किए हैं कि ये जो सिलेंडर है, ये जो स्फीयर बना है हेमिस्फीयर, उसके वॉल्यूम को अपन क्या किए, माइनस किए। तो अगर हम लोग खाली सिलेंडर ले लेंगे तो वो वाला टर्म गायब हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, फिर तो वो वाला टर्म बचना ही नहीं ना, सिर्फ इसको इक्वेट कर देंगे। तो फिर बच जाएगा 2t cos थीटा बाय रो जी आर। क्या बच जाएगा, 2t cos थीटा बाय रो जी आर। ये समझ में आया कि नहीं है, क्लियर? इसको बोलते हैं बच्चों ज्यूरीस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, जूरियंस इक्वेशन या ज्यूरीज इक्वेशन, कुछ तो बोलते थे, मैं भूल चुका हूं, एक मिनट चेक कर लेता हूं। घबराओ मत, घबराओ मत, किताबों में तो सब लिखा रहता है, मिल जाएगा। क्या तो बोलते थे, जूरिंस, एन है, एन, जूरिंस है, जूरीज नहीं है, जूरिंस। क्या है, जूरिंस इक्वेशन। ठीक है, बाकी ये एसेंट फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है बच्चों, जूरिंस इक्वेशन। ठीक, ये एसेंट फॉर्मूला कब बनेगा, इफ वॉल्यूम is considered as cylinder only, as cylinder only
तब क्या बन जाएगा, H बराबर 2t cos थीटा बाय रो जी आर। तो ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे, मैक्सिमम इसी से सवाल आएगा, है ना। H बराबर 2t cos थीटा बाय रो जी आर। आर क्या है, रेडियस किसका, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब क्वेश्चन में बोर दे देगा ना, तो बोर मतलब डायमीटर देता है तो उसको आधा कर लेना, है ना। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, ठीक। तीसरा टी क्या है, सरफेस टेंशन, तीसरा क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक। थीटा क्या है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो H क्या होगा, राइज। और आप देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर नेगेटिव हो जाए थीटा, तो कहां जाएगा, कैपिलरी फॉल। क्लियर बात। तो थीटा H पॉजिटिव भी हो सकता है, H नेगेटिव भी आ सकता है, घबराना नहीं है। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो इसको। इसको बोलते हैं बच्चों एसेंट फॉर्मूला, है ना। पक्का समझ में आया बच्चों, बढ़े आगे। अगला, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। पहला क्या बोला है, इन केस ऑफ लिक्विड्स विच डू नॉट वेट द कंटेनर। अब कौन वेट करते हैं कौन वेट नहीं करते, इसका ये मतलब है बच्चों, भाई जिनका एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा वो सरफेस पे चढ़ जाते हैं ना, तो वो लोग वेट करते हैं, तो उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, 90 के, यानी 0 से लेके 90 के बीच रहता है। और जो लोग वेट नहीं करते उनका 90 से क्या रहता है, छोटा, एक ऑब्ट्यूज एंगल रहता है, तो उन लोग देखो फॉल हो जाते हैं। आ रही बात समझ में। एक जैसे अगर सोचो, ये मैं 2 ट्यूब लिया, क्या लिया, 2 ट्यूब। अभी कैपिलरी ट्यूब नहीं डाला, मैं यहां रॉड डाल दिया, ये एक सब्सटेंस है एक सब्सटेंस है, मैं यहां सिर्फ क्या डाल दिया, ग्लास रॉड डाल दिया। क्या डाल दिया, ग्लास रॉड। अब बताओ, ग्लास रॉड डाला और ये वाटर है, ये सपोज वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा, क्यों, वाटर का एडहेसिव फोर्स किसके प्रति, ग्लास के प्रति ज्यादा रहता है। तो ये बताओ मेरे को, ये इसको वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वेट कर रहा है। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो क्या आएगा, ये बना परपेंडिकुलर, ये बना टेंजेंट, क्या आया, एक्यूट आया कि नहीं आया। तो ऐसे लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, जो वेट करते हैं, सब्सटेंस को क्या करें, वेट करें, उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 0 और 90 के बीच में, एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा, एक्यूट एंगल। फिर अगर दूसरा मैं एक्सा ले लूं सब्सटेंस, अब ये क्या कर रहा है, सपोज मर्क्यूरी है, तो यहां पर क्या होगा, इधर पे ज्यादा होगा इधर पे कम, तो ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो देखो इनटू द सरफेस अगर मैं बनाऊंगा, इनटू द सरफेस ये बनेगी लाइन, और टेंजेंट बनेगा ये, तो एंगल क्या हुआ, ऑब्ट्यूज हो गया कि नहीं हो गया, एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। तो ये वाले क्या होंगे, विच आर वेटेड बाय वाटर, नॉट वेटेड बाय वाटर। याद रहेगा, ये वही लाइन लिखा है। तो थीटा बराबर ग्रेटर होगा और कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव, एंड H इज नेगेटिव, द लेवल ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब इज बिलो द लिक्विड लेवल। तो जिनका थीटा बड़ा है 90 से, थीटा बड़ा है 90 से, तो उन लोगों को वेट करेंगे, नहीं करेंगे, तो इनमें क्या होगा, कैपिलरी फॉल। मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स। समझ आई बात। दूसरा, इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ मच सिंपलर वे एज गिवन बिलो, मतलब ये दूसरा तरीका है निकालने का, वैसे यही तरीका मैं इस्तेमाल किया हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये वेट हो गया सिलेंडर का, और वेट ऑफ सिलेंडर को अपवर्ड फोर्स 2t cos थीटा से डिराइव किया हूं। तो मैं यही वाला मेथड इस्तेमाल किया हूं, ठीक है। बाकी बुक में दूसरा मेथड इस्तेमाल किया था। तो ये अपन डेरिवेशन यही जो पिछला किए हैं वो यही डेरिवेशन, ठीक है, समझ में आया। लेकिन वो सीधा वॉल्यूम ऑफ क्या ले लिया, सिलेंडर, तो r/3 वाला टर्म आया नहीं तो अपने में 2r/3 वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। समझ आई बात, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला, H जो है किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, सरफेस टेंशन पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, रेडियस ऑफ ट्यूब पे, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, और इसके साथ साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी, ठीक।
तो जी भी चेंज होगा। अगर लिफ्ट विफ्ट में रखोगे तो कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल अलग होगा, एच का वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट। जी इफेक्टिव के हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे बुओयंट फोर्स जी इफेक्टिव पे डिपेंड करता था, वैसे ही कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल भी जी इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा। क्लियर बात? तो देखो थीटा अगर लेस देन 90 है, थीटा अगर क्या लेस देन 90, एच क्या होगा, पॉजिटिव, और एच पॉजिटिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेटिंग टाइप। ठीक है, जो क्या कर रहा है, सरफेस को वेट कर रहा है। ठीक, विच सिग्निफाइज कैपिलरी राइज एंड कॉनकेव मेनिस्कस। थीटा बराबर 90 पे क्या होगा, एच बराबर 0, ना वेटिंग होगा ना कुछ होगा, नॉन वेटिंग, प्लेन मेनिस्कस बनेगा। और थीटा ग्रेटर देन 0 में क्या बनेगा, एच नेगेटिव होगा और नॉन वेटिंग बनेगा। ये तीनों चीज मैं आप लोग को बता दिया। क्लियर? अगला, टी रो थीटा कांस्टेंट कर दिए, एक गिवन टेम्परेचर में क्या कर दिए, टी रो थीटा कांस्टेंट कर दिए। तो फॉर एनी गिवन लिक्विड द कैपिलरी ट्यूब एच आर क्या होगा, कांस्टेंट। तो जिसका रेडियस बड़ा उसमें हाइट कम राइज होगा, जिसका रेडियस छोटा उसमें राइज क्या होगा, ज्यादा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो पतले लिक्विड में, पतले ट्यूब में ज्यादा राइज होगा कैपिलरी राइज, और मोटे ट्यूब में कैपिलरी राइज क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आई? अगला, T, rho, theta, G and R are constant for a given set of capillary liquid. We have H बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर आप कोई सा ऐसा ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब टेढ़ा ले लिए, क्या ले लिए, कैपिलरी ट्यूब टेढ़ा, तो भी अलोंग जी के अलोंग जो हाइट होगा वो क्या आएगा, सेम, जैसा सीधे ट्यूब में आता वैसे ही आएगा। भले पानी इसमें ज्यादा चढ़ेगा क्योंकि ये टेढ़ा है, लेकिन कैपिलरी राइज क्या आएगा, सेम। बात समझ में आएगी नहीं? यानी फ्री सरफेस से एच हाइट क्या आएगी, सेम। हमेशा याद रखना। तो टेढ़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप ये सारे पैरामीटर को क्या रखे हो, कांस्टेंट। तो ट्यूब टेढ़ा भी कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि पानी अब और ऊपर चढ़ गया। पानी ट्यूब में भले ज्यादा चढ़ा, लेकिन जमीन से अगर हाइट देखोगे, इफेक्टिव हाइट, तो सीधे ट्यूब में जितना था टेढ़े ट्यूब में भी उतना ही रहेगा। क्लियर? फिर इफ रेडियस ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस रिमेन्स कांस्टेंट, लिक्विड मेनिस्कस का रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट, the weight but not the length of the liquid columns remains same in capillary tube। आ रही बात समझ में? अभी यहाँ रेडियस को क्या करें, देखो वेरी कर रहे हैं, टेढ़ा ट्यूब डाल दिए। हाइट क्या है सब में, सेम। हाइट क्या है सब में, सेम। तो लेंथ जो होगा कॉलम का वो सेम नहीं होगा। देखो इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें, तो लेंथ क्या होगा, सेम नहीं होगा। बाकी क्या होगा, शेप क्या होगा, डिफरेंट। बाकी हाइट जो फ्री सरफेस से ऊपर चढ़ा है वो क्या होगा, आ रही बात समझ में? पक्का ऊपर से तो नहीं गया, हाइट जितना चढ़ेगा वो सेम चढ़ेगा। क्लियर? बढ़े आगे, पक्का? चलिए नेक्स्ट। अभी हम लोग बच्चों आर के टर्म्स में निकाले थे, क्या के टर्म्स में, आर के टर्म्स में निकाले थे। देखो अभी यहां पर अगर अपने को रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है वो है कैपिटल आर। सपोज रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या है, कैपिटल आर, और रेडियस ऑफ ट्यूब क्या है, आर। तो आर और आर कब बराबर रहता है, हम लोग कब लेते हैं, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो, 0 डिग्री। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहे, 0 डिग्री, तब हम लोग आर और आर को क्या लेते हैं, बराबर। ठीक, आर और आर को क्या लेते हैं बच्चों, बराबर। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग कैपिलरी ट्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ऐसा ले नहीं सकते कि मेनिस्कस का भी रेडियस आर हो, ऐसा ले नहीं सकते। तो सपोज अगर हमारा मेनिस्कस ऐसा बना हुआ है ये, ठीक, और एंगल ऑफ कांटेक्ट बना लेते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये ऐसा, ये एंगल क्या है, थीटा। अब देखो सपोज ये जो मेनिस्कस बना हुआ है बच्चों, ये जो मेनिस्कस बना हुआ है, इसका कुछ रेडियस आ रहा है आर। तो यहां से यहां क्या होगा, ये आर होगा। ये मेनिस्कस जो बना है उसका सेंटर है, क्या होगा बच्चों, आर होगा। अब ये जो टेंजेंट बना हुआ है सरफेस का, रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल रहता है, 90 डिग्री रहता है। मानते हो इस बात को? ठीक, तो देखो ये जो टेंजेंट बना है ये क्या बन गया, उसका परपेंडिकुलर ये हो गया। ये वर्टिकल लाइन बनी है, क्या बनी है, वर्टिकल लाइन। मैं क्या करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं। क्या बच्चों, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। ठीक, अब आप बताइए, ये स्मॉल आर है, ये आर है, क्या ये एंगल, बताओ कौन सा एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा कि ये एंगल थीटा होगा? देखो रेडियस का
परपेंडिकुलर नहीं, ये वर्टिकल लाइन का परपेंडिकुलर ये, वर्टिकल लाइन का परपेंडिकुलर ये, और सरफेस का परपेंडिकुलर ये रेडियस, सॉरी तो उल्टा लेना है, ये एंगल थीटा होगा बच्चों। हाँ तो बाइसिमेट्री बोल सकते हैं, ये एंगल भी थीटा होगा, बोल सकते हैं। अब ये थीटा आ गया, ये हाइपोटेनस है आर और ये बेस है आर, तो अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा बराबर बेस मतलब छोटा आर बाय कैपिटल आर। तो आर जो कि क्या है, रेडियस लिखा ना भाई, ऑफ मेनिस्कस बराबर क्या होगा, आर बाय कॉस थीटा। समझ में आया बात, रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या होगा बच्चों, आर बाय कॉस थीटा। क्लियर। तो अगर हम लोग सरफेस टेंशन का कैपिलरी राइज का फॉर्मूला ये लिखते हैं 2t cos थीटा बाय रो जी स्मॉल आर। ये आर क्या था, ट्यूब का रेडियस, और cos थीटा क्या था, cos थीटा क्या था, है ना। तो r बाय cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, r बाय cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर। तो r बाय cos थीटा यहां नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 2t बाय जी आर। तो यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर नहीं दिया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट रेडियस ऑफ मेनिस्कस कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों। तो यहां से r बराबर क्या आएगा बच्चों, 2t बाय रो जी एच। तो यहां पर टेंशन अपने को पता है, टेंशन की वैल्यू डाल देंगे, डेंसिटी वाटर की सब जानते हैं, जी की वैल्यू सब जानते हैं, और कैपिलरी राइज कितना हुआ है 25 mm। ठीक, सारी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, कैपिटल आर का वैल्यू। क्लियर है, बात समझ में आया। आर बाय कॉस थीटा, जो आर क्या था, रेडियस ऑफ ट्यूब, उसकी जगह क्या डाल सकते हैं, मेनिस्कस का रेडियस। और मेनिस्कस का रेडियस और वो बराबर कब हो जाएगा, अब खुद देखो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया, मतलब थीटा बराबर 0 होगा। ठीक है, तो वाटर ग्लास के लिए तो पिछले क्वेश्चन में वैसा कंसीडर नहीं कर रहे थे जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे, तो प्योर वाटर और ग्लास का कांटेक्ट हो रहा है, तो उसमें अपन लोग मेनिस्कस को हेमिस्फीयर ही मान लेते थे, अभी लेकिन हेमिस्फीयर मान नहीं सकते। पक्का, बढ़े आगे, ऊपर से तो नहीं गया। क्लियर, क्लियर है बच्चों, चलिए। हाँ, वाटर सरफेस आउटसाइड द वाटर सरफेस इज इक्वल टू 25 mm, तो एच का वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों। A glass rod of diameter 1.5 mm is inserted symmetrically into a glass capillary with inside diameter कितना 2 mm. Then the whole arrangement is vertically oriented and brought in contact with surface of water. To what height will the liquid rise in the capillary? Surface tension of water कितना दिया है। ठीक, तो क्या बोला है बच्चों, एक ग्लास रॉड है जिसका डायमीटर कितना है 1.5, is symmetrically inserted into a glass capillary with inside diameter। ठीक, तो मतलब क्या है, एक बड़ा रॉड था, बड़ा कैपिलरी ट्यूब था, उसके अंदर एक सॉलिड ग्लास रॉड डला हुआ है बच्चों। तो एक्चुअल राइज कहां पे होगा, ये हॉलो सिलेंडर में राइज होगा। राइज कहां पे होगा, हॉलो सिलेंडर में। क्लियर बात, ऐसा। ठीक, समझ में आ रही बात। तो मैं मान के चलता हूं, इसको ऐसा कर लो, सपोज ये पानी था, इसमें पानी राइज हुआ ऐसा, पानी यहां तक राइज हुआ। पानी कितना राइज हुआ बच्चों, एच हाइट तक। पानी कितना राइज हुआ, एच हाइट तक। ठीक है, अब हमको पता है पानी पूरे सिलेंडर में नहीं उठा है, पानी कितने में उठा है। ठीक, तो मेनिस्कस कैसा बनेगा बच्चों, देखो पानी का मेनिस्कस ऐसा बनेगा, जैसे ये वाला पार्ट तो सॉलिड है, यहां पर पानी घुस नहीं सकता है ना, ये वाला पार्ट क्या है, पूरा सॉलिड है, तो पानी यहां और यहां चढ़ेगा ऐसा। ठीक, पानी कहां चढ़ेगा, यहां और यहां। क्लियर है, तो अपन क्या कर सकते हैं फिर से बच्चों, अभी कितनी सरफेस हो गया, एक तो बाहर वाली सरफेस, वो भी पानी को क्या कर रही है, उठा रही है। एक अंदर वाली सरफेस, वो भी क्या कर रही है, पानी को उठा रही है। और दोनों तरफ जो सरफेस टेंशन लगेगा ऐसी लगेगा ना, इधर टी इंटू 2πr जो भी होगा बड़ा वाला इधर, और इस वाले छोटे वाले में क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा टी इंटू 2πr, जो भी छोटा वाला रेडियस होगा वो लगेगा नहीं लगेगा, पक्का। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो सेम होगा, सेम लिक्विड है, सेम सरफेस है, तो यहां पर भी ऊपर वाला टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो देखो जो आउटर रेडियस होगा वहां पूरे टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा वाले ऊपर लग रहे हैं, और जो अंदर वाली सरफेस होगी उसमें भी यहां टी कॉस थीटा 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 लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक, लेकिन अंदर वाले का 2πr
अलग, बाहर वाले का 2πr अलग है। बात समझ में आई कि नहीं है? ऊपर से तो नहीं गया? अंदर वाले का 2πr अलग है, बाहर वाले का 2πr अलग है। तो कैसे लिखते हैं देखो, बाहर वाले के लिए 2t cos थीटा इंटू, यहां बाहर का सरकमफेरेंस चलाएंगे तो पाई, डायमीटर दिया है बड़ा वाला आर ले लेते हैं, पाई कैपिटल आर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 2t cos थीटा पाई छोटा वाला आर लिख लेते हैं अंदर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए छोटा आर लिख लेते हैं भाई, अंदर की सरफेस छोटा आर और बाहर की सरफेस बड़ा आर। आ रही बात समझ में? ठीक, ये क्या को सपोर्ट करेगी? हॉलो सिलेंडर का मास में जितना भी पानी होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इंटू रो इंटू जी। ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा? 2t cos थीटा पाई r प्लस आर बराबर, ये होगा रो जी। वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, तो यहां पाई एच तो बड़ा वाला हो गया, पाई एच को तो अलग लिख देते हैं, पाई इंटू एच। यहां क्या लिखेंगे? बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये समझ में आया? पक्का बच्चों? तो ये आर प्लस आर, ये आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर लिख सकता हूं। तो आर प्लस आर से आर प्लस आर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा देखो फॉर्मूला, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एच का वैल्यू क्या आएगा? 2t cos थीटा बाय रो जी आर माइनस आर। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो कितनी सरफेस कांटेक्ट में वो ध्यान दे देंगे। जैसे डेरिवेशन किया वैसी प्लेन डेरिवेशन की। तो अभी दो सरफेस चढ़ा रही है ना, एक तो अंदर वाली सरफेस भी चढ़ा रही है और जो बाहर वाली सरफेस है वो भी चढ़ा रही है। तो दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण, उसको वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर तो रोजी से मल्टीप्लाई कर दिया। पक्का? अब हमको बड़ा आर छोटा आर दोनों पता है, कॉस थीटा बाय आर, वो आर माइनस आर, ये कॉस थीटा का वैल्यू 1 ले लेंगे अगर ग्लास वाटर बोला है तो, और वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लिए। ठीक, पक्का? समझ में आया कि नहीं है? ऊपर से तो नहीं गया? एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया गया क्वेश्चन में? नहीं दिया है। तो ग्लास और वाटर बोला है तो अपने को क्या मान लेना है? थीटा का वैल्यू 1, कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, थीटा का वैल्यू 1 है। ठीक, कैसे? अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट, हाँ 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 हाँ, सॉरी, ठीक 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 ठीक, सही बोल रहे हो, बिल्कुल क्या बोल रहे हो, सही 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 सही। भाई इस तरफ का टी और है, क्यों होगा 2t? नहीं, अरे फोर्स सरफेस टेंशन इंटू लेंथ कर रहे हैं ना भाई। सरफेस टेंशन तो ये आया टी, इसका कंपोनेंट क्या आया? टी कॉस थीटा, उसको पूरे 2πr से मल्टीप्लाई कर दिया तो सब तरफ का आ गया ना, आधा आधा का थोड़ी कर रहा हूं मैं। क्यों आएगा? 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा भाई, भाई भटकाओ मत मेरे को, ठीक है? 2πr का 2 रहता है बस, है ना, उसका नहीं रहेगा। अरे समझ रहे हो ना, टी कॉस थीटा का 2πr लिख रहा हूं, और आ रही बात समझ में? पक्का? बढ़े आगे? नहीं, चलिए अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन। The end of a capillary tube with radius r is immersed in water. Its mechanical energy conserved when the water rises in the tube. The tube is sufficiently long. If not, calculate the energy change. क्या बोला है? The end of a capillary tube of radius r. तो बच्चों एक अपन क्या लिए? ट्यूब लिए, उसमें पानी भरा था और क्या डाल दिया इसमें? कैपिलरी ट्यूब, जिसका रेडियस कितना है? r. अब क्या बोला है? इमर्ज इन द वाटर, इट्स मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन द वाटर राइजेस इन द ट्यूब। तो वाटर क्या हुआ? सपोज राइज हुआ, मतलब मेनिस्कस ऐसा बना होगा, वाटर राइज हुआ एच हाइट, है ना। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन द वाटर, द ट्यूब इज सफिशिएंटली लॉन्ग, इफ नॉट कैलकुलेट द एनर्जी चेंज। क्या बोला? इफ नॉट कैलकुलेट द एनर्जी चेंज। तो हम लोग को पहले तो ये बताओ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा कि नहीं होगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड कब होता है? जब तक वर्क डन ना करे,
एक्सटर्नल वर्क डन ना हो। यहां सरफेस टेंशन तो ये लिक्विड को उठा दे रहा है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा जो फोर्स लग रहा है उसके कारण ये पानी ऊपर आ गया, वो क्या हो रहा है भाई, ये पानी पहले नीचे पर रुका हुआ था ना, ये सरफेस टेंशन तो खींच के उसको ऊपर ले गया ना इस साइड तक, तो वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। तो जितना भी मास ऑफ लिक्विड उठा, कौन वर्क कर रहा है उसको उठाने में, सरफेस टेंशन। तो जितना भी सरफेस टेंशन वर्क किया होगा उतना एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा, जो एनर्जी चेंज। तो अपन क्या निकालते हैं, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन। क्या निकालते हैं, वर्क डन बाय, है ना, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी लग रही थी, टी कॉस थीटा इंटू 2πr, इतनी लग रही थी, ठीक, टी कॉस थीटा इंटू 2πr। ये डिस्प्लेसमेंट कितना कराई, हाँ, सेंटर ऑफ मास लेते हैं ना बच्चों पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालने में, क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ना कि चेन को ऊपर खींचे थे, तो चेन को एल लेंथ पूरा ऊपर खींचते हैं तो अपन क्या पूरा वर्क डन पूरा लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सेंटर ऑफ मास यानी h/2 लाते तक जितना वर्क करना पड़ेगा, h/2 लाते तक, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है h/2, तो ये होगा वर्क डन, और यही होगा क्या, चेंज इन एनर्जी चेंज। क्लियर है। तो h को अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस टर्म्स में, क्योंकि h तो बोला नहीं है, h क्वेश्चन में बोला है क्या, कैपिलरी राइज बोला है बस, तो अपन यहां पर h का सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, तो क्या आएगा, टी कॉस थीटा इंटू 2πr इंटू बाय 2 नीचे आ गया, h की जगह क्या लिखेंगे, 2t कॉस थीटा बाय रो जी आर बराबर एनर्जी चेंज। ठीक है, तो क्या होगा, r से r कैंसल, और ये क्या जाएगा, 2 से 2 कैंसल, तो क्या आएगा, 2t² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रो जी, ये क्या होगा, एनर्जी का चेंज। यही आ रहा है, हाँ, पाई कहां गया, सॉरी, चेक कर लो, यही आ रहा है ना, गलत भी निकाल सकता हूं ना मैं। तो 4 तो आई है ना अपना, ये h/2 नहीं लिया, h ही लिया है फिर, सही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है, 2πt² बाय रो जी, यू बराबर वही तो है, तू अंधी बंधी है कि, वही तो आ रहा है, तू हमेशा ऐसी गलत बताती, cos थीटा को 1 ले लिया होगा, तो अपना cos थीटा के टर्म्स में आ रहा है, उसमें cos थीटा नहीं आ रहा, तो फॉर cos थीटा बराबर 1, तो ये ले ले। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में, तो यह आ जाएगा u बराबर कितना, 2t² cos स्क्वायर तो हटा दिया ना, तो 2πt² बाय रो जी। क्लियर बच्चों, पक्का, बढ़े आगे, समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्या बोला है, अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ इंटरनल रेडियस इतना mm इज इमर्स्ड इन वाटर, द टॉप एंड ऑफ द ट्यूब प्रोजेक्ट्स बाय 2 centimeter above the water surface, at what angle does the liquid meet the tube, at what angle the liquid meet the tube, मतलब कांटेक्ट एंगल पूछा है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, h बराबर 2t cos थीटा बाय रो जी आर, तो क्या में इमर्स किया, पानी में, तो h का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू ये कितना दिया है 0.7 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू अपने को पता नहीं है, रो का वैल्यू क्या होता है 10 का पावर 3, जी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू देखो ये सेंटीमीटर में, तो इंटू 10 का पावर क्या कर दो -2, और इसमें क्या कर दो नीचे 0.25 दिया ना, तो 0.25 बाय क्या कर दो इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व, तो सबसे पहले किसका हिसाब कर दो, कॉस का हिसाब, 10 का पावर का हिसाब कर दो, तो सबको इधर भेज दो, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 10 का पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 इंटू 0.25 इंटू 10 का पावर -3 बाय
2 इंटू 0.7, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। अब 3 और 1 4, अच्छा 3 से -3 क्या हो गया, कैंसल। 10 से ये क्या हो गया, 10 का पार -1, तो 1/10 नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या जाएगा 7, और 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, तो 1/4, और कुछ बचा, तो cos थीटा बराबर क्या आएगा, 1/7 4 जा 28। ठीक है, समझ में आया, पक्का, क्लियर, बना लोगे ऐसे सवाल, बढ़े आगे, अगला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे, किस पे, विस्कोसिटी पे, किस पे, विस्कोसिटी। ठीक, अब विस्कोसिटी क्या है, तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स और डायनामिक्स जब चालू किए थे, तो एक एजम्पशन ये माने थे कि पानी का एक लेयर शियर फोर्स संभाल नहीं सकता, कि उसमें अगर शियर फोर्स लगता है तो जो दूसरी लेयर रहती है उस पर कुछ भी फोर्स नहीं लगाती, ठीक है, अब उसको फ्रीली स्लाइड होने देती है। ठीक, लेकिन देखो कुछ ना कुछ विस्कस फोर्स लगाती है, ये डिपेंड करता है कि लिक्विड कौन सा है। कि अगर आप सपोज ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन ले लो, अब यहां से अगर वाटर डालोगे तो आप देखोगे तुरंत नीचे आ जाएगा, अगर आप ग्लिसरीन डालोगे तो देखोगे थोड़ा स्लोली नीचे आएगा, अगर आप हनी डालोगे तो देखोगे एकदम ही स्लोली नीचे आएगा, आएगा कि नीचे आएगा। तो भाई जो शियर फोर्स लग रही है उसको पानी यानी एक सरफेस जो स्लाइड होने लगी उसको कुछ रोक रहा है ना, उसको नीचे वाली लेयर कुछ तो फोर्स लगा के रोक रही है, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। ये लिक्विड की एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में होती है, लिक्विड की एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में होती है। जो पानी के दो लेयर्स के बीच में या लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करने की कोशिश करती है, जैसा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में दो सॉलिड कांटेक्ट में रहते थे, यहां लिक्विड की एक सरफेस और लिक्विड की दूसरी सरफेस। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स को लिख लीजिए, व्हेन देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड to relative motion between two layers of liquid, it is known as viscous force, it is known as viscous force। आ रही बात समझ में। तो अभी तक हम लोग फ्लूइड का जो फ्लो मान रहे थे वो नॉन विस्कस मान रहे थे, कि एक लेयर दूसरी लेयर पे कोई फर्क नहीं डालती, ठीक है। तो एक लेयर अगर दूसरी लेयर पे कोई फर्क नहीं डालती बच्चों, तो हर लेयर का वेलोसिटी क्या होगा, सेम। तो अगर सपोज स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, सबका वेलोसिटी सेम होगा, तो सबका वेलोसिटी प्रोफाइल क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर विस्कस फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्कस फ्लो है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो कोई एक लेयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, दूसरी लेयर का वेलोसिटी कम, उससे कम, उससे कम, चेंज होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। सब लेयर का वेलोसिटी सेम थोड़ी होगा, अलग अलग वेलोसिटी का लेयर क्या होगा, अलग अलग। तो ये क्या होगा, नॉन विस्कस फ्लो, और ये क्या होगा, विस्कस फ्लो। ठीक, आ रही बात समझ में। तो हम लोग को अब ये चीज पढ़ना है क्या, कि भाई विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करती है, क्या होती है, लगती कैसे है, ये। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों। देखिए अब हाउ विस्कस फोर्स एक्ट्स। ठीक है, देखो तो हम लोग को ये समझ में कैसे आएगा। सपोज आप लोग बचपन में बरसात का सीजन आता था, देखोगे ना, और नाली का पानी जैसे बहते रहता था, वो ओवरफ्लो जाता था, और आप लोग उसमें कागज की नाव बना के तैराते थे। तो आप देखे होगे जो नाव तैर रही है कागज के ऊपर, तो पानी का जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर है, तो जितना तेजी से टॉप सरफेस मूव कर रहा है वो वैसी मूव करती थी, और जब धीरे धीरे नाव पानी एब्जॉर्ब करती थी, कागज से बनी रहती थी, तो भीग जाती थी, और भीगने के बाद पानी में डूबते जाती थी, डूबते जाती थी, डूबते जाती थी, और डूबने के बाद आप देखोगे कि वो पानी के नीचे बेस में नाली में जाके बैठ जाती थी, उसके बाद वो मूव थोड़ी करती थी। आ रही बात समझ में। अगर वो पानी के साथ ही मूव करते रहती
अब पानी की हर लेयर का वेलोसिटी सेम रहता तो ऊपर जैसा तेजी से मूव कर रही थी नीचे भी वैसे ही मूव करना था, लेकिन जैसे जैसे वो डूबते जा रही है उसका स्पीड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और जमीन से जब वो चिपक जा रही है तो उसका स्पीड क्या हो जा रहा है ना। मतलब पानी के जो नाली का जो बेस होगा उसके साथ जो पानी है वो चिपका हुआ है, वो पानी के लेयर का भी वेलोसिटी नहीं होगा, तभी तो ये आके चिपक गया। और जब जिस लेयर के साथ वो नाव कांटेक्ट में थी उस लेयर के साथ वो बह रही थी। ऐसा देखियो कि नहीं, महसूस किया कि नहीं? ये ऐसा क्यों होता है कि लेयर का डिफरेंट वेलोसिटी है? यही ऐसे ही क्योंकि विस्कस फोर्स ऐसे ही एक्ट करता है। तो पानी के अपन क्या मान ले, खूब सारे लेयर्स मान ले बच्चों। ये पहली लेयर हो गई, ठीक है, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई, पानी की क्या हो गई, लेयर हो गई। अब सपोज मोशन चालू हुआ, क्या हुआ, मोशन चालू हुआ। तो सपोज ये लेयर में मूव करना चालू किया, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। अब जैसे ये लेयर मूव करने चालू करेगी, ठीक, ये इसके ऊपर स्लाइड होने की कोशिश करेगी, ये क्या चाहेगा कि ये मेरे ऊपर स्लाइड ना हो, तो जो भी इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है, बन पड़ सकता है, वो उतना फोर्स लगाएगी, इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब वो इसको रोकने की कोशिश करेगा लेकिन रोक तो पाएगा नहीं, लेकिन अब इसमें भी फोर्स लग गया कुछ, तो ये भी क्या करेगा, साथ में ये भी मूव करने लगेगा। हां, लेकिन इसकी वेलोसिटी ऊपर वाले से कुछ कम होगी, ऊपर वाले की जितनी थोड़ी होगी, ऊपर वाले से क्या होगी, थोड़ी कम। अब ये लेयर मूव कर रहा है तो नीचे वाला लेयर क्या रेस्ट पे रहेगा, नहीं, वो भी क्या करेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा के या विस्कस फोर्स लगा के इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये रोक तो पाएगा नहीं, तो ये भी साथ में चलने लगेगा। तो एकदम साथ में नहीं चलेगा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी और कुछ कम होगी। आ रही बात समझ में? तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन नीचे आते जाएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम। आ रही बात समझ में? पक्का। तो विस्कस फोर्स कैसे एक्ट करती है समझ में? ये लगती है किसके बीच में, दो लेयर्स के बीच में। विस्कस फोर्स किसके बीच में लगती है, दो लेयर्स के बीच में। पढ़े? अब सिमिलैरिटी, दो लेयर के बीच में तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी लगता है, तो दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी है और कुछ कुछ डिससिमिलैरिटीज भी। ये देखते हैं। पहला सिमिलैरिटी, बोथ विस्कोसिटी एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन। दोनों सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही। विस्कोसिटी अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लिक्विड लेयर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सॉलिड लेयर्स। क्लियर है? एक लिक्विड लेयर्स के बीच में और दूसरा सॉलिड लेयर्स के बीच में। बोथ कम इन टू प्ले वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। मतलब अगर एक स्टेशनरी फ्लूइड रखा हुआ है बच्चों वॉल्स ऑफ कंटेनर में, स्क्वीज करके अपन रखे हैं, तो शियर फोर्स तो बैलेंस कर दे रहा है वॉल ऑफ कंटेनर, तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है नहीं। तब तक जब तक रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा कोई विस्कस फोर्स लगेगा नहीं। आ रही बात समझ? लगना कब चालू होगा? ठीक। तीसरा, बोथ आर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। बोथ आर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण लगती। ठीक है, ये समझ में आया? पक्का। देखो अब डिसिमिलैरिटी। तो बच्चों जब हम लोग फ्रिक्शन डिफाइन कर रहे थे, जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे चैप्टर में, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे ना कि अगर हम लोग क्या कर दें, एक ब्लॉक ले लें और ब्लॉक को ऐसा फ्लैट रख दें या ऐसा खड़ा रख दें, क्यूबॉइड टाइप का ब्लॉक था, एक में एरिया ऑफ कांटेक्ट कम आ रहा था, एक में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा आ रहा था, लेकिन फ्रिक्शन दोनों केस में क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में ऐसा, लिक्विड में कितना एरिया कांटेक्ट में है इस पे ये डिपेंड करेगा। आ रही बात समझ में? अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो विस्कस फोर्स कम होगी, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये एरिया पे डिपेंड करने वाली फोर्स होती है। बाकी वो पिछले वाली जो फोर्स थी वो एरिया पे डिपेंड, सिर्फ नेचर, रफनेस और दोनों को कितना कांटेक्ट फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है आर, उस पर डिपेंड करती थी। ठीक है, तो देखो डिसिमिलैरिटी। पहला, विस्कोसिटी और विस्कस ड्रैग बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लिक्विड लेयर्स। जितना ज्यादा एरिया ऑफ लिक्विड लेयर कांटेक्ट में होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सॉलिड्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ सॉलिड। ये बात जानते हैं अपन। दूसरा, विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो ऐसा नहीं होता था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक लिमिट तक लगता था काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता था। ठीक, कांस्टेंट होने के बाद क्या है, उसको वो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता। यानी दोनों की वेलोसिटी कितनी है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, दोनों लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इस चीज पे डिपेंड करता है विस्कस फोर्स। आ रही बात समझ में? कि अगर मैं एक लेयर से दूसरे लेयर में आया तो वेलोसिटी का डिफरेंस अगर ज्यादा आया, वेलोसिटी का डिफरेंस अगर ज्यादा आया तो मैं बोलूंगा भाई विस्कस फोर्स क्या लग रही है, ज्यादा।
लेकिन अगर मैं सॉलिड में दो सॉलिड के कांटेक्ट में एक सरफेस से दूसरे सरफेस में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना भी आए, लग रहा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला अगर उसकी स्पीड बढ़ा दूं तो अब ये जो है विस्कस जो कांटेक्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। ये बात याद रहेगा। तो विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स, इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक। तीसरा चीज, इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। भाई एक लेयर के ऊपर और कितना भार रखा हुआ है इस पे डिपेंड नहीं करता। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर भी अप्लाई कर दें तो भी दो लेयर के बीच में विस्कस फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप भाई कोई आदमी अगर पेटी खिसका रहा है जमीन में रगड़ के और आप उसके ऊपर बैठ जाओ तो गुस्सा हो जाएगा ना, कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो विस्कस फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, बट फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। याद रहेगा? ठीक। ऊपर से तो नहीं जा रहा? लिख लो इसको, नोट कर लो फटाफट। माइक चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ ठीक। बढ़े आगे। क्या हो गया हर्षित, घर जाना है क्या? थोड़ा देर पढ़ लो यार। ठीक। कितना बज गया वैसे? टाइम मेरे को बताते रहना ना। 5 बजे भी ठीक है, 5:30 बजे जाना है ना मेरे को। बढ़े? चलिए अगला बच्चों, सम एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। तो पहला, एज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड वेरीज विद टेम्परेचर, प्रॉपर चॉइस ऑफ लुब्रिकेंट इज मेड डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट फोर्स होती है। ठीक है। ये देखेंगे कि लिक्विड में क्या होता है और गैसेस में क्या होता है। विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती किस में, कम किस में होती है, आगे अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन ये जरूर याद रखना क्या, कि विस्कोसिटी कैसे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक। तो आप किस टेम्परेचर पे कौन सा ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल करें विस्कस फोर्स को कम या बढ़ाने के लिए, डिपेंड करता है। दूसरा, लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड इन शॉक एब्जॉर्बर एज बफर इन रेलवे स्टेशन। हरी बात समझ में? तो हाई विस्कस फ्लूइड को अगर आप क्या करो तो एज अ शॉक एब्जॉर्बर आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, इंपैक्ट का स्पीड वो कम कर देगा बाय विस्कस फोर्स। ठीक। द फिनोमिनन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड लिक्विड इज यूज्ड टू डैम्प द मोशन ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। ठीक। एयर फ्रिक्शन या वाटर फ्रिक्शन से अपन क्या कर सकते हैं भाई, विस्कस फोर्स लगा सकते हैं। विस्कस फोर्स हमेशा क्या होती है, मोशन के ऑपोजिट, तो एनर्जी को खाएगी, है कि नहीं? फ्रिक्शन जैसी है, एनर्जी को खाएगी, तो धीरे धीरे मोशन को क्या कर सकती है, डैम्प कर सकती है। ठीक है। फिर द नॉलेज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड इज यूज्ड इन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो सचिन सर से पूछिएगा। ठीक है। बढ़े आगे। फिर it finds an important use in circulation of blood through arteries and veins of human body। ठीक। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए, ये सब बढ़ना नहीं चाहिए, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, तो ये सब विस्कोसिटी के चेंज होने के कारण होता है। खून गाढ़ा हो जाता है बोलते हैं ना बच्चों। ठीक। अभी जैसे रिसेंटली कोरोना पेंडेमिक आया था, तो उसमें कई लोग ठीक होने के बाद भी जिनको हार्ट कंडीशन थी वो लोग खत्म हो रहे थे। तो रीजन यही था कि उनका खून गाढ़ा हो जा रहा था, विस्कस हो जा रहा था, जिसके कारण फ्लो में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है। बात समझ में आई? बढ़े आगे। चलिए, ये तो ऐसी था नॉलेज के लिए। ठीक। अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। तो विस्कोसिटी डिफाइन करने के लिए बच्चों आपको दो टर्म सीखने पड़ेंगे। ठीक। दो नहीं, एक ही टर्म, दूसरा टर्म तो डेफिनेशन पढ़ने के बाद आएगा। पहला टर्म देखो, सपोज ये बॉटम मोस्ट लेयर है। ठीक। ये बॉटम मोस्ट लेयर है लिक्विड का, और इसके ऊपर एक लिक्विड की लेयर है। ये जो बॉटम मोस्ट लेयर है ना लिक्विड की, वो ग्राउंड के ऊपर है। ये ग्राउंड है, ये समझ लो पाइप है या कुछ भी है, ऐसा मान सकते हो। पाइप, ये मान लो फर्स्ट लेयर। क्या है बच्चों? फर्स्ट लेयर। पाइप लेके अगर आप दौड़ नहीं रहे हो तो पाइप का सरफेस क्या पे, रेस्ट में। ठीक। तो सपोज पाइप के ऊपर जो पानी की पहली लेयर है वो दोनों आपस में रेस्ट पे, क्या है, दोनों रेस्ट पे। फिर आप ऊपर जाते, तो इस वाली लेयर को पाइप क्या कर रहा है, रोक के रखा है। लेकिन इसके ऊपर वाली लेयर को कौन रोक के रखेगा, ये रोक के रखेगा। कौन? ये लेयर। अब ये लेयर उतना ज्यादा फ्रिक्शन तो नहीं लगा सकता जितना पाइप लगा रहा है, तो ये जितना विस्कस फोर्स लगाता है लगा सकेगा। तो सपोज इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। लेकिन ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dv प्लस dv बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हम लोग एक लेयर से दूसरे लेयर जस्ट कितना ऊपर गए, dy। कितना ऊपर गए बच्चों, dy।
तो लिक्विड लेयर की स्पीड कितनी बढ़ गई, dv। ऐसे ही एक लेयर ऊपर और गए, ऐसे ही जाते गए, एक लेयर ऊपर, एक लेयर ऊपर, एक लेयर ऊपर, ऐसे जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए। और ये कौन सी लेयर है बच्चों, सबसे ऊपर वाली लेयर। कौन सी लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे बच्चों, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। सपोज कोई भी एक जनरल लेयर है, उसका वेलोसिटी v है, तो उससे ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी क्या होगा, और नीचे वाली का, ठीक। और सबसे ऊपर वाली लेयर का वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम। क्लियर है। आप देखियो, जैसे आप पानी को पीने के लिए ग्लास को टेढ़ा करते हो, पानी को पीने के लिए क्या करते हो, ग्लास को टेढ़ा। तो नीचे वाला सरफेस पहले पानी मुंह में आता है कि ऊपर वाला, ऊपर वाला। या सपोज आप क्या करना, घर में वो जो अभी गर्मी में निकाले होंगे, स्विमिंग पूल नहीं निकालते वो प्लास्टिक वाला, ठीक है, उसको फाड़ देना, ठीक है। तो आप देखोगे, सपोज जैसे एक्वेरियम है, क्या है, सपोज एक्वेरियम है, एक्वेरियम का अचानक से ये वाला वॉल गिर गया, अचानक से वाला वॉल हटा लिया, या सपोज चैनल गेट खोल दिए, चैनल गेट खोले तो पानी नीचे से पहले बाहर आएगा कि पहले ऊपर से निकलता है, ऊपर तेज रहता है, नीचे ऐसा रहता है ना, पानी ऊपर से पहले गिरता है, नीचे से स्लो आता है। तो ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर का वेलोसिटी सबसे तेज रहता है, तो सबसे आगे रहती है, और फिर विस्कस फोर्स के कारण उसके नीचे वाली स्लो 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 और स्लो होते जाती है। आ रही बात समझ में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, देयर एग्जिस्ट अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, रेट होता है जब टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज नापते हैं, टाइम के चेंज के साथ ये कितना चेंज हुआ है, रेट बोलते हैं। ग्रेडियंट मतलब जब डिस्टेंस के साथ कोई चीज चेंज हो, या पोजीशन के साथ कोई चेंज हो। तो जैसे मैं एक लेयर से दूसरे लेयर के तरफ गया, सपोज मैं डी वाई डिस्टेंस ऊपर गया, एक लेयर से दूसरे लेयर कितना डिस्टेंस ऊपर गया, डी वाई डिस्टेंस ऊपर गया, तो वेलोसिटी क्या बढ़ जाएगी बच्चों, डीवी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयर एग्जिस्ट अ वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन लेयर्स ऑफ अ विस्कस फ्लूइड। अगर एक विस्कस फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसके जो वेलोसिटी, अलग अलग लेयर का वेलोसिटी होगा, उनके बीच में क्या होगा, ग्रेडियंट होगा। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जाऊंगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा बच्चों, डीवी बाय डी वाई। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या होगा, डीवी बाय डी वाई। क्लियर है, ठीक। इसलिए अगर आपको जब नदी बह रही है, जैसे अब मैं वो वाला एग्जांपल बताया क्या, बोट वाला, अभी बोट को ऊपर डाल दूंगा तो वी मैक्स से बढ़ेगी, जैसे जैसे वो डूबते जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। जैसे ही वो नाली में नीचे आ गई तो उसकी रेस्ट पे, हरी क्योंकि नाली का जमीन थोड़ी आगे बढ़ रहा है। बात समझ में आई, पक्का। वैसे अगर पाइप है, तो पाइप में पानी बाहर कहां से आता है, पाइप है बीच से, कहां से बाहर आएगा, बीच से। देखो ये पाइप बना हुआ है, तो ऊपर वाली लेयर पाइप के साथ, नीचे वाली पाइप के साथ लेयर सबसे स्लो चलेगी, ठीक। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो ये बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ऊपर आएंगे तो बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। तो पहले पानी कौन बाहर आएगा, बीच वाला ना, तो पानी जो बाहर आएगा वो ऐसा प्रोफाइल का बाहर आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का। और अगर नदी में पानी फ्लो रहा है तो उसका प्रोफाइल क्या होगा, नीचे वाले का सबसे कम, ऊपर वाले का ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ये क्या होगा, रिवर में अगर वाटर फ्लो रहा है तो उसका प्रोफाइल ऐसा होगा। क्लियर है बात, ठीक, पक्का। तो देखो बच्चों, तो विस्कस फोर्स किस चीजों पे डिपेंड करती है मैं बताता हूं, ठीक। तो विस्कस फोर्स बच्चों तीन चीजों पे डिपेंड करती है। कितनी चीजों पे, तीन चीजों पे। पहला, इट इज proportional to velocity gradient. It is proportional to velocity gradient. क्यों, अब ऐसा लगता है ना कि भाई विस्कस फोर्स जितना ज्यादा होगा, भाई ये जितने स्पीड से चल रहा है नीचे वाले को भी उतने स्पीड से ले जाने की कोशिश करेगा, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। तो क्यों, क्योंकि अलग है, विस्कस फोर्स अलग है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो देखो ये कैसा है कि आप खुद सोचो, ये लेयर सपोज 2 मीटर पर सेकंड से बह रही है, और इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो 3 मीटर पर सेकंड से बह रही है, ठीक। ऐसी दूसरा केस है, एक लेयर 2 मीटर पर सेकंड से बह रही है, उसके ऊपर वाली लेयर 4 मीटर पर सेकंड से बह रही है, ठीक। तो एक लेयर से दूसरे लेयर में आया, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई। अगर विस्कस फोर्स नहीं लगती तो दोनों की स्पीड क्या रहती, जितनी ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगी डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए जब ग्रेडियंट ज्यादा है तो विस्कस फोर्स ज्यादा है। बात समझ में आई, ग्रेडियंट ज्यादा है
तो विस्कस फोर्स ज्यादा, ग्रेडियंट कम है तो विस्कस फोर्स कम, क्योंकि ग्रेडियंट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो विस्कस फोर्स क्या होती, तब तो सब लेयर की स्पीड से जा रही है। ग्रेडियंट तो तभी आ रहा है विस्कस फोर्स लग के वो दूसरी स्पीड, दूसरी लेयर जो है स्लो जा रही है। ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो अपन क्या बोल सकते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू पहला डीवी बाय डी वाई। पक्का? दूसरा प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है बच्चों? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ए। ये कैसा एरिया? सरफेस टू सरफेस एरिया जो कॉन्टैक्ट में रहेगा फ्लोइंग लिक्विड का दो लेयर्स के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, एरिया। तीसरा नेचर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के खुद के नेचर पे भी डिपेंड करता है, फ्लूइड के खुद के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं बच्चों ये सबको जोड़ दूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू A dV बाय dy। यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, F विस्कस फोर्स बराबर ईटा A dV बाय dy। तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहां जो लगी है विस्कस फोर्स में वो क्या है, ईटा। ठीक, ये ईटा जो है, ईटा इसको प्यार से बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, इसका आप लोग डायमेंशन वायमेंशन सब जो चाहे वो निकाल सकते हैं। ठीक है, घर में फ्री टाइम में निकालिएगा। क्लियर? पक्का? तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ईटा ए डीवी बाय डी वाई। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा विस्कस फोर्स उतनी ज्यादा होगी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज्यादा होगा विस्कस फोर्स उतनी ज्यादा होगी। और ये ईटा ये डिपेंड करता है, ये मटेरियल बताता है, ये अलग अलग लिक्विड का ईटा क्या होगा, अलग। जितना ज्यादा विस्कस लिक्विड है उसका ईटा उतना ज्यादा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतनी ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर बोलूं तो अगर हनी है, अगर हनी है तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वाटर की विस्कोसिटी कम होगी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है बात? पक्का? और ये एनालॉगस है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो शेयर मॉड्यूलस था ना, शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसके एनालॉगस है। यानी दोनों का फॉर्मूला सेम ही आता है, दोनों का फॉर्मूला क्या आता है, सेम। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो बाद में अपन देखेंगे। ये एफ बाई ए क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस हो गया। और ये डीवी बाई डी वाई वाला टर्म, टाइम को अगर हटा दोगे तो पर टाइम वाला कांस्टेंट को अगर हटा दोगे तो सेम डीएक्स बाई डी वाई ऐसा बनता है। तो डीएक्स बाई डी वाई मतलब स्ट्रेन हो गया, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या आता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता था, तो उसके एनालॉगस होता है। बाद में अपन जब सवाल बनाएंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी बस इसको याद रखो। तो ये फॉर्मूला हो गया एफ बराबर ईटा ए डीवी बाय डी वाई। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बढ़े आगे। ठीक, अब यूनिट्स देख लेते हैं विस्कोसिटी के, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। ठीक, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आ जाएगा, एफ बाय ए डीवी बाय डी वाई। फोर्स को क्या में नापते हैं आजकल, न्यूटन में। एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और डीवाई क्या होता है, मीटर। मीटर मीटर कटगिस, तो क्या आएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ऐसा यूनिट जो है ना, ऐसा यूनिट इज पास्कल सेकेंड। क्या है ऐसा यूनिट बच्चों, पास्कल सेकेंड। ऐसा यूनिट जो है इसका पास्कल सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर। प्रेशर पास्कल में नापते हैं, पास्कल इंटू पास्कल सेकेंड। ठीक, इसका क्या ऐसा यूनिट। और सीजीएस यूनिट इज पॉइस। सीजीएस यूनिट क्या होगा बच्चों, पॉइस। ठीक, पास्कल सेकेंड और पॉइस। और दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 पॉइस, या बोल सकते हो 1 डेकापॉइस। ठीक, ये रिलेशनशिप याद करना, वाइवा में पूछूंगा। ठीक, याद रहेगा बच्चों यूनिट। ठीक, सीजीएस में और इसमें। फिर फोर्स को डाइन में लेते हैं, वो सब लेते हैं, कैलकुलेट आप लोग घर में फ्री टाइम में, समझ रहे हो ना, फ्री टाइम जब जेई वेई का एग्जाम सब हो जाएगा, आप लोग सब कॉलेज वॉलेज पहुंच जाओगे तब निकालना। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्या बनाते हैं, कुछ क्या, एक ही सवाल देखो क्या बोला है, अ प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ कास्टर ऑयल। अपर सरफेस किसका बच्चों, कास्टर ऑयल। ये कास्टर ऑयल का सरफेस है, अपर सरफेस। ऑयल 2 mm थिक, मतलब कास्टर ऑयल का जो थिकनेस है वो कितना चल रहा है,
ये 2 mm है बच्चों, कास्टर ऑयल का थिकनेस कितना है 2 mm। टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बी टू बी 15.5, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स नेसेसरी टू मूव द प्लेट विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो प्लेट को कितने वेलोसिटी से ले जाना है बच्चों, ये ऊपर जो प्लेट रखी है उसको 3 मीटर पर सेकेंड से ले जाना है, उसके लिए अपने को मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए। तो भाई ये जब मूव करना चालू करेगा तो इसके साथ ये लिक्विड की ऊपर लेयर भी मूव करनी चाहिए। इसकी जो वेलोसिटी होगी प्लेट की, वो किसकी वेलोसिटी होगी, ये कास्टर ऑयल की ऊपर की लेयर की वेलोसिटी होगी। अब कास्टर की ऊपर की वेलोसिटी कितनी होनी है बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड। जो नीचे वाली है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो 0 से 3 मीटर पर सेकेंड कितने ग्रेडियंट में, 2 mm में, डीवी बाई डी आ जाएगा। ईटा दिया है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट दिया है, तो इसको विस्कस फोर्स कितना लग रहा है पता चल जाएगा। और जितना विस्कस फोर्स इसको लग रहा है उतना ही तो मैं फोर्स लगाऊंगा, तब तो ये चलेगा। बात समझ में, नहीं तो रुक जाएगा ना। क्लियर है, तो क्या लिखते हैं बच्चों, विस्कस फोर्स बराबर ईटा ए डीवी बाय डी वाई। 15.5 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर में हो गया। वेलोसिटी का चेंज कितना है, 0 से 3, तो डीवी कितना है यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड बाई डी वाई 2 mm 2 इंटू 10⁻। पक्का बच्चों, नहीं समझ में आ रहा, ठीक, समझ में आ रहा है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये किस में आएगा, न्यूटन्स में। ऊपर से तो नहीं गया, ये सेंटीमीटर दिया है बच्चों, माफ कर दो मैं मीटर ले रहा था। क्या दिया है, सेंटीमीटर, तो यहाँ 10⁻⁻² भी लिख दो। ठीक है, हर्षित गुस्सा तो नहीं हो रहे, छोड़ दूंगा यार, ऐसा नहीं करूंगा, है ना। आगे बढ़ाऊं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों। अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.01 kg मास वाया स्ट्रिंग passes over ideal pulley as shown in figure. A liquid film thickness 3 mm is placed between the plate and the table. मतलब ये प्लेट और टेबल के ऊपर एक लिक्विड रख दिया बच्चों, कितने थिकनेस का, 3 mm थिकनेस का। When released, the plate moves to the right with constant speed of, वाह भाई वाह, constant speed कितना, 0.085 मीटर पर सेकेंड। Find the coefficient of viscosity. भाई इसमें टी फोर्स लग रहा है, टेंशन, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करेगा, जब टेंशन बराबर ये लिक्विड से जो इसको क्या मिल रहा है, विस्कस फोर्स, यानी लिक्विड की टॉप सरफेस, इसको नहीं मिलेगा विस्कस फोर्स, जो टॉप सरफेस को मिलेगा। भाई टॉप सरफेस को जो फोर्स मिलेगा उसी के हिसाब से तो ये चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का। तो देखो ये नीचे वाली लेयर का वेलोसिटी 0 हो गया, ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी 0.085 मीटर पर सेकेंड, तो लगने वाला विस्कस फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टेंशन के। तब ऐसा होगा, विस्कस फोर्स क्या होता है, ईटा ए डीवी बाय डी वाई बराबर टी, टेंशन निकाल सकते हैं बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे, टी बराबर क्या होगा, mg, तो टी बराबर क्या लिख दिए, mg। तो यहां से ईटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, mg बाय ए डीवी बाय डी वाई। अब वैल्यू लिखते हैं, m कितना है 0.01 इंटू 10, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 0.1, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 0.1 दिया, 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक, 0.1 इंटू डीवी, वेलोसिटी का चेंज कितना आ रहा है 0.085, और कितना mm है, बाय mm करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 3 mm, कितना है 3 mm, तो 3 इंटू 10⁻⁻3। समझ में आया, समझ में आया तो इसको कैलकुलेट कर लेना, पक्का। ओके, तो अप्लाई करना समझ में आ रहा है ना, कैसे कर रहे हैं। तो लिक्विड का जो लेयर, भाई जो सॉलिड मूव कर रहा है, लिक्विड का लेयर जो उससे चिपका है वो भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उस लेयर, लिक्विड की लेयर और उसके नीचे वाली लेयर ऐसा विस्कस फोर्स लगा रही होगी, तो हम लोग ऐसा इक्वेट कर रहे हैं, पक्का। बढ़े आगे, चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला चीज, रेनॉल्ड्स नंबर। जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, मैं शुरू में बताया था, अभी जो हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड या बर्नौलीज थ्योरम जो भी लगा रहे थे, तो हम लोग लगा रहे थे कैसा फ्लो था, लेमिनार फ्लो। तो रेनॉल्ड्स नंबर बच्चों एक नंबर होता है जो ये बताता है कि फ्लो कैसा होगा। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर होता है जो कि क्या बताता है, फ्लो कैसा होगा, कि लेमिनार होगा कि
टर्बुलेंट होगा। लेमिनार मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, हर पॉइंट की जो वेलोसिटी रहती थी वो ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या रहती थी, कांस्टेंट। ठीक है, बाद में क्या हो जाता था, उसी पॉइंट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती थी, फ्लो एकदम टर्बुलेंट हो जाता था। जैसे नल को फुल स्पीड में खोल दोगे तो फ्लो कैसा होता है, टर्बुलेंट। तो रेनॉल्ड्स नंबर आर बराबर होता है बच्चों रो वी डी बाय ईटा। क्या होता है, रो वी डी बाय ईटा। इसको डिराइव करते हैं बच्चों, आप लोग शुरू में वो पढ़े हो डायमेंशन, जब एनालिसिस पढ़ रहे थे तो प्रोपोर्शनल टू करके नहीं डायमेंशन इक्वेट करके पावर है पावर भी निकालते थे, तो वैसा। तो आप लोग को कभी फ्री टाइम मिले फ्यूचर में जेई के बाद तो आप लोग यूज कर, है ना। बाकी अभी क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी बाय एन। तो रो क्या होगा यहाँ, रो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, वी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। भाई अगर पाइप आपका अलग अलग क्रॉस सेक्शन का है तो एवरेज वेलोसिटी निकालना, भाई यहां V1 है यहाँ V2 है, समझ रहे हो, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि पाइप का वेलोसिटी कांस्टेंट है ऐसा जरूरी नहीं है, तो वेलोसिटी क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। डी क्या होगा, डाया ऑफ पाइप, ठीक है। और ईटा क्या होगा, अभी पढ़े, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये वैल्यू अपन डाल देंगे। अब देखो, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से नीचे आया, 2000 से नीचे आया तो फ्लो इज लेमिनार। अगर 3000 से ज्यादा आया फ्लो इज टर्बुलेंट। फ्लो कैसा होगा बच्चों, टर्बुलेंट। और बीच का इंटरमीडिएट में, कभी लेमिनार कभी टर्बुलेंट, यानी इंटरचेंज होते रहेगा बीच में, यानी वो इंटरमीडिएट स्टेज। 2000 से 3000 क्या होगा, इंटरमीडिएट। तो कभी टर्बुलेंट कभी लेमिनार, ऐसा टाइप का चेंज होते रहेगा, ठीक है। ठीक, तो रेनॉल्ड नंबर जितना लो रहे अपने लिए उतना अच्छा है। इसलिए आप देखो कोफिशिएंट ऑफ जितना विस्कस फ्लूइड है, जितना विस्कस फ्लूइड है, चांसेस ज्यादा है कि हाई वेलोसिटी में वो अपनी लेमिनार फ्लो मेंटेन करके रख सके। इसलिए आप देखोगे जब आप पानी को ऐसा पोर करते हो या पेट्रोल को ऐसा डालते हो टंकी में बॉटल से, तो ऐसा टर्बुलेंट फ्लो के गिरता है। लेकिन जब इंजन में ऑयल डालते हैं लेमिनार फ्लो के गिरता है। क्यों, जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा, तो उसका फ्लो क्या है, ज्यादा वेलोसिटी में भी वो लेमिनार फ्लो मेंटेन करके रख सकता है, भले उसका पाइप डाया भले ज्यादा हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट, क्लियर है, ठीक। अब एक क्वेश्चन है किसका, कैलकुलेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर फॉर ब्लड फ्लोइंग एट 30 मीटर पर सेकंड, एरोटा रेडियस दे दिया बच्चों, वेलोसिटी कितनी है फ्लो की, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, अरोटा का रेडियस कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। फिर एज्यूम दैट द ब्लड हैज अ विस्कोसिटी ऑफ, विस्कोसिटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना, 4 मिली पास्कल सेकेंड, और डेंसिटी ब्लड की कितनी चल रही है आजकल, 1060 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, थोड़ा गाढ़ा होता है पानी से, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्लो, ठीक, देखते हैं भाई हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं लोग को। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी बाय एन, 1060, वेलोसिटी कितनी है 30 इंटू 10 का पावर -2, रो वी डी, डायमीटर लेना है बच्चों, रेडियस कितना दिया 1, डायमीटर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 का पावर -2, रो वी डी बाय ईटा, ईटा कितना है 4 इंटू 10 का पावर -3, क्लियर है, मिली पास्कल सेकेंड है ना, तो क्या होगा 4 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। अब 10 का पावर -2, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3 कट गया, क्या बचेगा ऊपर 10 का पावर -1, ठीक। तो 30 से ये वाला कट गया, 3 2 से कितना हो बच्चों 6, तो कितना आया 0 6 3 6, इतना आया 6360, ये 2000 से क्या है बड़ा, तो फ्लो कैसा हो रहा है, डिवाइड बाय 4 क्यों, अरे यार नीचे 4 भी तो है, मैं तो आप लोगों को हार्ट अटैक लाई दिया था, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा 4, तो 2 से गया क्या आएगा 3180 1590, तो अभी हमारा हार्ट ठीक है भाई, है ना, बेहोश नहीं हो रहे, है ना, बीपी नहीं बढ़ा है। बढ़े आगे बच्चों। अच्छा बीपी बढ़ जाएगा कि
खून अगर तेजी से दौड़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगा कि लो हो जाएगा? कम, वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, इसलिए खून दौड़ा दो साले, है ना। चलिए अगला अगला क्वेश्चन। अगला है बच्चों, ये मैं क्यों लिख लिया हूं पता नहीं, लिखो पॉइजलिस फॉर्मूले फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। देखो, अभी तक हम लोग जो फ्लो मान रहे थे वो कैसा मान रहे थे? लेमिनार तो मान ही रहे थे, नॉन विस्कस फ्लो। कैसा मान रहे थे बच्चों? नॉन विस्कस। लेकिन अगर पाइप से एक विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसके लिए जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो अलग होता है। ऐसे में डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पढ़े जो ए इंटू वी, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? क्यू बराबर ए इंटू वी होता है। फिर A1 V1 बराबर A2 V2 होता है, तो क्यू हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर अ नॉन विस्कस फ्लो। लेकिन बच्चों सपोज एक पाइप, सपोज क्या है, ठीक है, ये एक पाइप है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अगर यहां पर नॉन विस्कस फ्लो होते रहता तो एरिया सेम, वेलोसिटी सेम, प्रेशर सेम होता। अभी एरिया सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन प्रेशर सेम नहीं होगा। प्रेशर सेम नहीं होगा बच्चों, ठीक। क्या होगा? आप कभी एक चीज गौर की हो, पता नहीं महसूस की हो कि नहीं पता, एक न्यूस्प्रिन करके ट्यूब आता है, जब पैर कटवट जाता है लगाते हैं, या कोई भी ट्यूब, पतला ट्यूब, या जल जाते हैं तो लगाते हैं ट्यूब, ये सब वाला ट्यूब जो आता है ना, एक बार ढक्कन खोल के हल्का सा पिचक देते हैं तो वो रुकता ही नहीं है, बाहर ही आते रहता है, क्योंकि अंदर जो भरा हुआ है वो एकदम विस्कस है ना। अंदर जो भरा हुआ लिक्विड वो क्या है? विस्कस है। तो देखो होता क्या है, सपोज जब विस्कस फ्लूइड फ्लो होता है ना बच्चों, जब विस्कस फ्लूइड क्या होता है? फ्लो होता है, सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। इस एंड में प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई, और इस एंड में प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। इस एंड में प्रेशर क्या हो जाता है? हाई, इस एंड में प्रेशर क्या रहेगा? लो। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस मेंटेन हो जाता है ना, वो प्रेशर लिक्विड को पूरा ढकेलता है, वो फ्लो को मेंटेन करके रखता है। आ रही बात समझ में? भले क्रॉस सेक्शन अभी सेम है तो प्रेशर सेम होना चाहिए था ना, लेकिन प्रेशर सेम नहीं आ रहा। बात समझ में आई? प्रेशर डिफरेंस क्यों आ रहा है? फ्लो के कारण। बात समझ में आई? फ्लो होने के कारण प्रेशर में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? ये बात याद रहेगा। तो जिधर से जिधर डायरेक्शन ऑफ फ्लो से जिधर डायरेक्शन ऑफ फ्लो होते रहता है, प्रेशर हाई से लो की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं। फिर ये जो विस्कस फ्लूइड है इसलिए अपने आप ट्यूब से बाहर आता है, फिर ढक्कन लगाते हैं तब वो बंद होता है। समझ में आ रहा है बात? पक्का? बढ़े आगे। अब देखिए, तो सपोज यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या ले लेता हूं मैं? डेल्टा पी, विच इज P1 माइनस P2, हाई माइनस लो, ठीक। तो ये जो हमारे महानुभव थे, उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, है ना। तो इन्होंने क्या है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिखा फॉर विस्कस फ्लो, डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकाला फॉर विस्कस फ्लो। तो इन्होंने बोला बच्चों जो डिस्चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर डिफरेंस के, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा फ्लो। दूसरा, डिस्चार्ज यानी उतना ज्यादा। दूसरा, ट्यूब की लेंथ जितनी बड़ी होगी, ट्यूब की लेंथ जितनी बड़ी होगी, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा मिलेगा। विस्कस भाई, विस्कस फोर्स को लगने के लिए एरिया ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ गया, सब बढ़ गया, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? कम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्यूब। तीसरा, ईटा के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। जितना ज्यादा विस्कस फोर्स उतना डिस्चार्ज क्या होगा? कम। भाई आप खुद सोचो, एक पाइप में से अगर शहद बाहर आ रहा है तो उसका स्पीड कम होगा, और पाइप में से अगर पानी बाहर आ रहा है तो स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है, डिस्चार्ज ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो विस्कोसिटी। और चौथी चीज बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, रेडियस का पावर 4, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितना? 4। मतलब हल्का सा भी अगर आप डायमीटर बढ़ा दोगे तो डिस्चार्ज कितना रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, सोचो। आ रही बात समझ में? इसलिए जब भी अपन लोग ऑयल पंप करना रहता है या कोई भी चीज पंप करना रहता है ना, तो उसमें ट्यूब का डायमीटर क्या लेते हैं? बड़ा। क्योंकि हल्का सा रेडियस जस्ट डबल भी कर दोगे तो डिस्चार्ज जो होगा वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। आ रही बात समझ में? डबल भी कर दोगे तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसीलिए रेडियस बढ़ा के लेते हैं। आ रही बात समझ में? पक्का? तो इन सब को मिला दो तो क्यू क्या बन जाएगा? डेल्टा पी आर का पावर 4 बाय ईटा एल, और साथ में एक
कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या लगेगा एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बाय एक्सपेरिमेंट निकाला गया π/8। कितना निकाला गया बच्चों? π/8 डेल्टा पी आर का पावर 4 बाई ईटा एल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्चार्ज ऑफ अ विस्कस फ्लूइड। तो विस्कस फ्लूइड अगर बोल दे तो ए इंटू वी मत करना, क्या करोगे? एरिया के भी शायद प्रोपोर्शनल रहता है कि नहीं रहता, मेरे को याद नहीं, एरिया नहीं होगा शायद, डायमेंशन निकालने से पता चल जाएगा क्यू का, नहीं है शायद। ठीक है, यही है बात, समझ में आई? पक्का? हाँ। और ये इक्वेशन ऐसे डायरेक्ट, इसके लिए बहुत सारे एजम्पशन किया गया बच्चों कि फ्लो कैसा है, लीनियर स्ट्रीमलाइन फ्लो, लीनियर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये सब कंसिडरेशन भी किया गया है ना, ऐसा हर केस के लिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, बात आगे बढ़ाएं? पक्का? चलिए नेक्स्ट, अगला बच्चों क्या है बच्चों? स्टोक्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक, स्टोक्स लॉ आ रही बात समझ? तो क्या पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ? तो देखो स्टोक्स लॉ क्या है, अगर एक सॉलिड मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इन अ फ्लूइड। क्या में मूव कर रहा है बच्चों? इन अ फ्लूइड। सॉलिड इन अ फ्लूइड मूव कर रहा है, तो फ्लूइड इसके चलते हुए सॉलिड के ऊपर कितना अपोजिंग फोर्स लगाएगा ये पता चलता है। जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जैसे अपन तेज करते हैं गाड़ी तो अपने को ऐसा लगता है ना हवा और धक्का दे रही है हम लोग को पीछे, विस्कस फोर्स हम लोग पे बढ़ गया है। तो ये विस्कस फोर्स को ही नापता है, किसके लिए? जब एक सॉलिड मूव कर रहा है एक फ्लूइड में। वो विस्कस फोर्स अलग है, वो दो लेयर्स के बीच वाला था। ये कौन सा है? सॉलिड जब एक फ्लूइड में मूव कर रहा है, चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो। ठीक, तो स्टोक्स ने क्या डिफाइन किया, ये भी एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो स्टोक्स ने एक्सपेरिमेंटली क्या डिफाइन किया कि जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला तो जितना भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है जितना भी रेडियस रहेगा। उन्होंने क्या किया था, ट्राई किया था एक स्पीयर को मूव करा करा के लिक्विड में एक्सपेरिमेंट किया था, तो रेडियस ऑफ स्पीयर जो मूव कर रहा है, ठीक है, या बेसिक उसका कर्वेचर। तीसरा, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, वेलोसिटी पे। किस पे? वेलोसिटी पे। आ रही बात समझ में? मतलब ये जो ड्रैग फोर्स लग रही है, स्टोक्स इसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं, एक सॉलिड को जो लिक्विड में मूव करता है तो उसको महसूस होती है, ये ड्रैग फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। इसका ये मतलब है ये अगर आप क्या कर रहे हो, जितना तेजी मूव करोगे, अपना जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे, ये ड्रैग फोर्स क्या होगी, तो आप किसी मीडियम में स्पीड अपनी इनफाइनाइट नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? क्योंकि आप सपोज आप एक्सेलरेट करेंगे, उसके लिए आप एक फोर्स लगाएंगे। आप क्या करें? एक्सेलरेट करने के लिए क्या लगाए? फोर्स लगाए, बहुत बड़ी फोर्स लगाए सपोज। तो आप आगे एक्सेलरेट करेंगे, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब जितनी आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, शुरू में तो वेलोसिटी कम है तो ड्रैग फोर्स कम है, लेकिन जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा ना कि ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएगी जो आप अप्लाई फोर्स करें उसके। तो या तो फिर अप्लाई फोर्स बढ़ाना पड़ेगा फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ाने की, नहीं तो फिर वेलोसिटी उस कांस्टेंट फोर्स पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, जीरो, रुक जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। उसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, बढ़ते 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 रुक गई। क्यों वेलोसिटी बढ़ना रुक गई? क्योंकि ड्रैग फोर्स भी बढ़ते बढ़ते जो अप्लाइड फोर्स थी उसके बराबर हो गई। ठीक, इसीलिए बच्चों जैसे बारिश गिरती है, जो पानी तो बहुत ऊपर से गिर रहा है, तो mgh बराबर हाफ mv², तो जमीन में जब गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कहां ज्यादा रहती है? ऐसा हाथ बाहर ले गया छेद हो गया क्या? नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। उतना जोर से लगता भी नहीं है, ओला नहीं गिरे तो उतना जोर से लगता भी नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पानी की वेलोसिटी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, पानी नीचे क्यों गिर रहा है? mg के कारण। तो जिस वेलोसिटी पे mg बराबर क्या हो गया, ड्रैग फोर्स, तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो वेलोसिटी फिर बढ़ेगी नहीं, वो टर्मिनल वेलोसिटी से भी नीचे तक गिरता है। ठीक है, तो बच्चों ड्रैग फोर्स जो आई इस सब के प्रोपोर्शनल आई, तो विस्कस फोर्स क्या हुआ, ईटा आर वी। एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला गया 6 पाई, तो क्या हो गया 6 पाई ईटा आर वी। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रैग फोर्स या स्टोक्स लॉ। ठीक, तो स्टोक का लॉ यही क्या है, स्टोक के लॉ से ड्रैग फोर्स आती है। तो स्टोक लॉ क्या बोलता है, जब भी अगर आप क्या करोगे, सॉलिड एक लिक्विड में या मीडियम में फ्लूइड में मूव करेगा, तो उसको एक विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स महसूस होगी, विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका रेडियस, स्फीयर है जो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, बढ़े आगे, पक्का? तो बच्चों अब देख लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक,
तो टर्मिनल वेलोसिटी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है बच्चों। आप लोग शुरू में पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब पढ़ा रहा था तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसमें भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करने लगता है ऑयल ड्रॉप, तब क्या होता है, mg इलेक्ट्रिक फोर्स और विस्कस फोर्स, वो सब क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है कि नहीं। तो वहां पर भी विस्कस फोर्स का इस्तेमाल किए थे भाई, जब भी कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें विस्कस फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वही बारिश का भी बताया मैं, बारिश का जो पानी आ रहा है उसका वेलोसिटी कुछ देर बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर जमीन पे पहुंचने तक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। या फिर आप पैराशूट से आदमी जो कूदता है, भाई पैराशूट से कूद तो गया तो ड्रैग फोर्स लग रही होगी उसको, ड्रैग फोर्स लग रही होगी नहीं लग रही होगी, तो ड्रैग फोर्स लग भी रही है, अगर कांस्टेंट होती फिर भी डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो आते तक तो एक्सीलरेट ही करता ना वो आदमी, तो घुटने तो निकलते ही ना दोनों। तो इसीलिए क्या हो कि जैसे जैसे वो नीचे आते जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, स्पीड बढ़ते जा रही है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ते जा रही है। तो इसलिए पैराशूट से जो कूद रहा है आदमी उसका भी कुछ देर बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आ रही बात समझ में, पक्का ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप निकाल लेते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी के क्या लेते हैं बच्चों, सपोज एक फ्लूइड कॉलम है, इनफाइनाइट फ्लूइड कॉलम, ठीक, और ये पानी जो है उसकी डेंसिटी है रो, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी क्या है, रो, ठीक है। अब इस लिक्विड में आपने एक आर रेडियस का स्पीयर ड्रॉप कर दिया, आर रेडियस का स्पीयर क्या कर दिया बच्चों, ड्रॉप कर दिया। तो इसको क्या लगेगा, वेट फोर्स लगेगा। मान के चलो इसका रेडियस आर है और इसकी डेंसिटी जो है वो है सिग्मा, इसकी डेंसिटी क्या है बच्चों, सिग्मा, मानते हो, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है तो एक तो लिक्विड में डूबा है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक बुयंट फोर्स, भाई लिक्विड में डूबा है तो क्या लगता है, बुयंट फोर्स। दूसरा, क्योंकि mg के कारण इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो ये क्या होगा, ऊपर क्या लगेगा, एक और फोर्स, विस्कस फोर्स, क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स। और जब Fv प्लस Fb, ये तो कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते विस्कस फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा, एक ऐसा समय आएगा जब विस्कस फोर्स का सम और बुयंट फोर्स का सम mg के बराबर हो जाएगा, तो वेलोसिटी उस समय क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो वो केस लिख लेते हैं, वो केस कब होगा, Fv प्लस Fb बराबर mg। विस्कस फोर्स कैसे लिखते हैं बच्चों, 6 पाई ईटा r, और v को vt लिख देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। उस वक्त जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी, प्लस Fb क्या होगी, v रो g। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेंसिटी के टर्म्स में अपन नहीं, छोड़ो वॉल्यूम के टर्म्स में लिखते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब v डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g बराबर मास ऑफ सब्सटेंस कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या होगा फिर से 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन डेंसिटी उसकी इंटू g, ठीक। तो यहां से 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल क्या आएगा बच्चों, ये उधर जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा। पाई पाई का हिसाब हो गया, पाई पाई का क्या हो गया, हिसाब हो गया। ये 6 कहां चले गया, नीचे, तो वी टर्मिनल आ जाएगा बच्चों 2/9 आर क्यूब जी बाय ईटा ईटा। अच्छा, ये आर भी एक नीचे आ जाएगा, नीचे ये वाला आर, ये भी तो आर है ना, कैपिटल आर ही है, तो ये आर एक नीचे आ जाएगा और क्या आएगा, रो माइनस सिग्मा। तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइनली क्या लिखते हैं, एक आर से ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा रो माइनस सिग्मा। ये क्या हो गई बच्चों, टर्मिनल, ठीक। अब आप लोग से एक सवाल है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या नेगेटिव हो सकती है, अगर हुई तो उसका मतलब क्या होगा। अभी मैं क्या माना है, ये ऑब्जेक्ट डूब रहा है, अभी क्या माना है, ऑब्जेक्ट डूब रहा है, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड की डेंसिटी से, तभी तो सिंक हो रहा है, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव आया। अगर मान के चलो कोई ऐसा चीज है जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो वो नीचे जाने के बजाय कहां जाएगा, बुयंट फोर्स बड़ी हो जाएगी mg से, तो बुयंट फोर्स बड़ी हो जाएगी mg छोटा हो जाएगा, तो उसको वेलोसिटी अपवर्ड मिलेगी, अपवर्ड मिलेगी तो विस्कस फोर्स कट के कहां लगने लगेगी, आ रही बात समझ में, तो भी उसकी वेलोसिटी को कम करेगी। तो जैसे अगर सपोज समंदर के तले में एक वेल तैर रही है और वो एयर छोड़ी, तो एयर का बुलबुला बना, अब एयर का जो डेंसिटी होता है वाटर से क्या होता है कम, तो वो ऊपर आएगा, तो ऊपर आते तक उसका वेलोसिटी बढ़ेगा क्या, नहीं, कुछ समय बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव भी
आ सकती है अगर डेंसिटी क्या हो जाए, उल्टी हो जाए। तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव भी आ सकती है, ऐसा कोई वो नहीं। बात समझ में आई? पक्का बच्चों? क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? ये बात समझ में आई? क्लियर? ठीक। तो यहां पर आप लोग का बच्चों क्या होता है, थ्योरी खत्म। इतना ही थ्योरी है किसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, इससे रिलेटेड अब अपन सवाल बनाएंगे, जब आप लोग अब आ जाओगे वापस तब बनाएंगे। बाकी इसका एडवांस का जो प्रॉब्लम है और मेंस का जो प्रॉब्लम है उसका तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और आप लोग फिर पेपर का तैयारी करो, और जो चिंता की बात है, दिक्कत की बात है, मेरे को बताओ। ओके।